गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 12। फेज़ 2 के अंदर हम लोग अभी प्रोसीड कर रहे हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा रीकैप। लास्ट 3 to 4 लेक्चर्स जो हमने लिए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, उसकी मैं थोड़ी बहुत आज पहले आप लोगों को बात करूँगा और फिर हम लोग जाएंगे आज के नए टॉपिक के ऊपर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट अभी तक जितने भी 3 to 4 लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स अगर हम लोग देखेंगे, अगर उसका ओवरव्यू लेंगे, तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे पहले बेसिक बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, या तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, टोटली ऑपोजिट देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसका एक और मैंने आप लोगों को नेम बताया, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो क्वांटिटेटिव था, और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या होगा, क्वालिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और क्वालिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वहाँ पे हम लोगों ने पूरा क्या पढ़ा, तो कोई भी एक सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो फिर वो मोल्टेन स्टेट में होता है, सेकंड इट इज़ इन एक्वियस, और एक्वियस में भी हमें 2 टाइप मिलते हैं। फर्स्ट एक कंसनट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। मोल्टन की स्पेशलिटी क्या होती है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर मोल्टन स्टेट में है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो फिर हम लोग वहाँ से ही सीधा रिएक्शन लिख के क्या करते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट एट एनोड और एट कैथोड मिलेगा, एक ये बात। फिर हम लोग जाते हैं कहाँ पे, तो कॉन्सनट्रेटेड में। तो कॉन्सनट्रेटेड जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, तो जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम प्रोपोर्शन में रहता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करके फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी। और लास्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है वो बाजी मार जाता है। मतलब क्या है कि वहाँ पे एनोड और कैथोड पे उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलती हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि NaCl डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन है, लेकिन वहाँ पे तो जो मेन हीरो थे वो कौन थे, तो H+ एंड OH-। अगर NaCl एक्वियस डाइल्यूट सॉल्यूशन का आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो NaCl खुद एक कैटालिस्ट के फॉर्म में चला जाता है। क्यों, तो रीज़न एक ही है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- इज मोर देन दैट ऑफ NaCl, Na+ एंड Cl- आयंस। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया था कि प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म होती हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो क्वालिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। शायद फिजिक्स में आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कहीं पे भी। आज यहाँ पे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीखना है कि व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का फिर से एक और बार मीनिंग यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये फिगर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को ये पूरा जो फिगर है, इसके फिगर में कौन से फंक्शन कैसे काम करते हैं, वो आप लोगों को अगर याद रह गया तो आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बादशाह हो जाओगे। मतलब आप लोगों को 100% कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, यू कैन सॉल्व इट। तो फिर से ये एनोड कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है। यहाँ से हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस का मेन फंक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट देके हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं।
मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। ये जो वेसल होता है वो कैसा होता है, तो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, मैंने आप लोगों को रीज़न बताया है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो A माइनस मतलब एनायन नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, एनोड के ऊपर। C प्लस जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, कैथोड के ऊपर। ऐसे करके हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब फैराडेज लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में मिलते हैं, हाँ कितनी क्वांटिटी में मिलते हैं, वो आज हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करें, हेडिंग लिखे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और आज हम लोग फर्स्ट लॉ ही पढ़ने वाले हैं। आज का पूरा पोर्शन क्या होगा, तो फर्स्ट हम लोग लॉ सीखेंगे, सेकंड फार्मूला एंड थर्ड उसके हम लोग सम्स करेंगे, 3-4 सम्स आज करेंगे। फिर जो सेकंड लॉ होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेंगे। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड। यहाँ पे सब्सटेंस डिपोजिटेड का मतलब, यहाँ पे मैं हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ से एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अगर मास ऑफ ए सब्सटेंस की बात की गई है तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप लोगों को कैथोड की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे मेटल्स मिलते हैं। तो प्योर फॉर्म में अगर कोई भी सब्सटेंस मिल रहा है कैथोड के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ सब्सटेंस या फिर एज अ एलिमेंट या फिर एज अ मेटल आप लोग कंसीडर करो, जो प्योर फॉर्म में मिल रहा होगा। ये इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि जब हम लोग सम्स करेंगे तब क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, फॉर एग्जांपल कि CuSO4 सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो है वो तो यहाँ पे हम लोग एज ए इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लेकिन मेटल कौन सा मिलेगा कैथोड के ऊपर, तो कॉपर मिलता है प्योर फॉर्म के अंदर। तो इसीलिए वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ कि सब्सटेंस डिपोजिटेड का मतलब क्या होगा यहाँ पे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेटल जो भी प्योर फॉर्म में मिल रहा हो कैथोड के ऊपर, वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, उसका मास कंसीडर करना है, द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो प्योर मेटल का मास इज डिपोजिटेड, और द मास ऑफ गैस, तो हमें पता है गैस कहाँ पे मिलेगी, ऑलवेज एनोड के ऊपर मिलती है, नेगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया है Cl2 का। तो द मास ऑफ ए गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड के ऊपर मिल रही हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जितना चार्ज पास होगा इस सॉल्यूशन में से, यहाँ से जितना चार्ज पास होगा उतना ही हमें सब्सटेंस मिलेगा एट पर्टिकुलर एनोड, या फिर उतना ही हमें गैस मिलेगा एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉ है। अगर उसको सिम्बॉलिकली लिखा जाए तो सिम्बॉलिकली क्या हो जाएगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, चार्ज का सिंबल यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू। अब यहाँ से एक और बात होती है, मतलब जितना यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते जाओगे उतना ही आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, जो अगर मेटल हुआ, मेटल मिल रहा है हमें कोई भी प्योर मेटल, तो वो कहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, ऑलवेज कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। और अगर गैस मिल रहा है तो वो कहाँ पे, गैस एज ए एनोड के ऊपर से वो क्या होता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा। तो जितना करंट पास करते जाओगे उतने ही मैक्सिमम प्रोपोर्शन के अंदर आप लोग क्या मिलते जाएंगे, मेटल और गैस का मास मिलता जाएगा। उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। इतना ही याद रखो, इसके ऊपर से आप लोग लॉ लिख सकते हो, द मास ऑफ द सब्सटेंस और गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर एनोड और कैथोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। कहाँ से पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिखो या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखो या सिंपल सॉल्यूशन लिखो, नो प्रॉब्लम। देन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट जहाँ से करंट पास होता है, मतलब जिस सॉल्यूशन में से, और वो आयन जो है वो कैरी करता हो, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या फिर ऐसा एक सॉल्यूशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब सीधा यहाँ पे आ जाओ, फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और उसका नाम दिया है हम लोगों ने Z। Z क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
शॉर्ट फॉर्म ECE, Z एक क्या है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट शॉर्ट फॉर्म क्या है ECE, फुल फॉर्म क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट वर्ड जो है आप लोगों ने 11th साइंस के अंदर बहुत सुना हुआ है। इक्विवेलेंट चैप्टर नंबर 1 इक्विवेलेंट मास की बात की जा रही है यहाँ पे। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो एक कांस्टेंट होता है और हर एक मेटल के लिए वो डिफरेंट मिलेगा, हर एक मेटल के लिए वो डिफरेंट मिलता है, हर एक गैस के लिए वो डिफरेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी की फिक्स्ड वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं, डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, डिपेंड्स ऑन कैटायन और एनायन। मतलब यहाँ से आप लोगों को जो भी लिबरेट हो रहा होगा आयन, यहाँ पे कैटायन फॉर एग्जांपल H+ मान लो, एनायन में Cl- मान लो, तो उस हिसाब से Z की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। और इक्विवेलेंट, अब मैंने यहाँ पे Z का फॉर्मूला भी दिखाया आप लोग। Z कैसे फाइंड करें तो Z इज इक्वल टू E/F, Z इज इक्वल टू E/F। तो E क्या है तो E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल और सब्सटेंस, मेटल और सब्सटेंस डिवाइडेड बाय F का मतलब होगा फराडे। फराडे की वैल्यू आप लोगों को पता है 96500 कूलम। फराडे क्या है तो सिंपल वर्डिंग्स में अगर आप लोग बोलो तो वो क्या होगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फराडे। डन। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल और सब्सटेंस डिवाइडेड बाय F का मतलब होगा फराडे। तो Z का सीधा फॉर्मूला यहाँ से मिल गया हमें E/F, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस और एलिमेंट। यहाँ पे वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सेकंड थिंग, अब Q का मतलब क्या होता है चार्ज। तो चार्ज, तो यहाँ से हम लोगों ने फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, चार्ज एट यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला मिल गया, Q इज इक्वल टू वॉट IT। डन। Q इज इक्वल टू वॉट क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT। अब इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो तो हमें लास्ट फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, M इज इक्वल टू ZIT। ये हमारा जो होगा वो लास्ट फॉर्मूला होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे सीधा Z की वैल्यू EIT डिवाइडेड बाय F लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा दिया गया है उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर सीधा आप लोगों को Q दिया गया है तो फिर ये IT की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा क्या करोगे Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और फिर सीधा हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट करंट जो है वो हम लोग क्या लेते हैं, ऑलवेज ऐसा यूनिट लेंगे यहाँ पे एम्पियर के अंदर, और टाइम जो होगा वो ऑलवेज लेंगे हम लोग सेकेंड के अंदर। और फराडे होगा, फराडे की वैल्यू हम लोग ऑलवेज ले लेंगे 96500 कूलम। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो 96487 कूलम तो वही वैल्यू लेनी है, 500 नहीं लेना है फिर, या तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया हो तो यही वैल्यू लेंगे ऑलवेज 96500 कूलम। ये बहुत ही सिंपल लॉ था हमारा फर्स्ट लॉ। और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं MCQ में भी पूछे जाते हैं, थियरी में भी होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये 3 और 4 मार्क्स में भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बोला है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से पार्ट बी के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट जो होगा, ये कंसेप्ट जो होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला होगा। अब आगे बढ़ते हम लोग, कुछ सम्स करते हैं यहाँ से। चलो अब मैं इसको थोड़ा बहुत मिटा देते हैं। हम लोग सम्स करेंगे बहुत ही ईजी, एक ही मेथड से हम लोग 3-4 सम को देखेंगे। डिफरेंट आप लोगों को जो भी कंसेप्ट दिए जाते हैं उस हिसाब से। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन फर्स्ट सम। क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ Cu कॉपर deposited when 5 ampere current
is used for 1 hour to electrolyte CuSO4 सॉल्यूशन। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या करना है हमें, तो सबसे पहले देखो फाइंड अमाउंट ऑफ ए कॉपर। अमाउंट का मतलब हमारे पास फॉर्मूला है M इज इक्वल टू ZIT। तो M हमें फाइंड करना है। चलो Z का फॉर्मूला क्या होता है, तो E/F इंटू I इंटू T। E का मतलब क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल। मैंने आप लोगों को मेटल इसलिए लिखा है, देखो यहाँ पे मास किसका फाइंड करना है हमें, कॉपर का। तो कॉपर का हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए वो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, वो आप लोगों को आना चाहिए। 11th के अंदर सीख के आए हो। तो मोलार मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, N क्या होता है, तो N या फिर एसिडिटी या फिर बेसिसिटी लेते हैं। और N का यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन या फिर इस टॉपिक के अंदर क्या लेंगे, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। मतलब जो भी आप लोगों को चार्ज मिल रहा है, जो भी आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, जो बैलेंस करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को, वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो कॉपर जो है वो Cu2+ से Cu में जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, रिडक्शन होता है एट कैथोड के ऊपर। तो रिएक्शन अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं Cu2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन N फिर कन्वर्ट होता है Cu सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो कितने हुए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा बोलो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। मोलार मास ऑफ कॉपर तो कितना होता है, 63.5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट की। तो चलो हम लोग आगे बढ़ें, और यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। चलो तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/96500 कूलम। करंट कितना दिया हुआ है, 5, और टाइम 1 आवर दिया गया है। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 3600 सेकंड्स यहाँ से मिलेंगी। और लास्ट में आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को आंसर अप्रॉक्सीमेट मिलेगा 5.92 ग्राम, या फिर अप्रॉक्सीमेट बोलो 6 ग्राम। 6 ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता होगा जब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास करेंगे तब। डन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ें तो एक और थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी is passed through a solution of CuSO4. The mass of copper deposited at कैथोड इज, चलो यहाँ से अब क्या हो जाता है, 2 फैराडे सीधा मतलब क्या हुआ है, चार्ज दिया गया है, मतलब Q की वैल्यू दी गई है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू जेड, Q लिख रहा हूँ अब IT नहीं, Q की वैल्यू है। Z क्या हो जाएगा हमारा, Z तो E/F इंटू Q। E कितना मिलेगा, प्रीवियस सम में हम लोगों ने किया 63.2 डिवाइडेड बाय 1/F, और यहाँ से क्या मिला 2F। चार्ज हमें दिया गया 2F, बहुत इजी सम है। तो यहाँ से FF हो गया कैंसिल, 2 हो गया कैंसिल, सीधा आंसर आप लोगों को मिल गया 63.5 ग्राम।
बहुत ही ईजी सम। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। थर्ड सम, मतलब डायरेक्टली आप लोग को चार्ज दिया गया है तो आईटी की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सम के ऊपर जाते हैं। ये थोड़ा बहुत अच्छा सम है। चलो लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute aqueous NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current. द टाइम रिक्वायर्ड, अब यहाँ से पूछा है टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। देखो एक तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, यूनिट्स में चेंज किया, फिर हमें क्या पूछा है तो टाइम पूछा गया। चलो स्टार्ट करें हम लोग। यहाँ पे अच्छा मास भी है, किस में दिया गया है, मोल्स में दिया गया है। तो मोल्स में दिया गया है मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास है इसलिए। चलो ग्राम के अंदर अगर हम लोग कन्वर्ट करें और किसका मास होगा तो H2 का है, तो H2 का मास कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ से। H2 अगर H2 1 मोल है, 1 मोल H2 तो मास कितना होता है 2 ग्राम। तो 0.01 मोल H2 का मास कितना हो जाएगा 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम हो जाएगा। डन, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। M इज इक्वल टू ZIT, फॉर्मूला लगाओ सीधा। मास यहाँ पे हो गया हमारा 0.02, Z E बाय, यहाँ पे सीधा ऐसा करो M बाय N इंटू क्या हो जाएगा 1/F इंटू I इंटू T। अब इक्विवेलेंट वेट के जो फॉर्मूला है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। मास अब H2 तो कहाँ से होता होगा तो H प्लस में H2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 और H प्लस से H2 में जाएगा तो भी यहाँ पे भी नीचे भी क्या आएगा N इज इक्वल टू 1/96500 कूलम, वो एज इट इज़। आई करंट मिली एम्पियर में, तो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ और टाइम हमें जो है वो फाइंड करना है। तो T एज इट इज़ यहाँ पे आ गया 0.02, देयरफॉर T इज इक्वल टू 0.02 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ और यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करोगे आंसर तो अप्रोक्सीमेट आप लोगों को जो आंसर होगा वो आना चाहिए 193 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, 193 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स आप लोगों को आंसर मिलेगा। आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड यूज़ करके, 10⁻⁴ में भी कन्वर्ट करो तो भी चलेगा। तो ऐसे लिखो 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, तो बहुत ही इजी सम था। चलो एक और लास्ट सम कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके साथ डिफरेंस होगा और फिर हम लोग कर लेंगे सेकंड लॉ। लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर, फर्स्ट लॉ। टेक्स्ट बुक में भी 2-3 सम दिए गए हैं तो उसको भी आप लोगों को ट्राई करना है। चलो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट इज of 100 ampere is passed through a molten NaCl solution for
5 hours. Calculate the volume of Cl2 liberated at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. डराने के लिए दिया है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है. चलो सीधा हम लोग जाएंगे. हम लोग वॉल्यूम फाइंड करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मास फाइंड करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे मोल कंसेप्ट को यूज़ करेंगे. देयरफॉर m इज इक्वल टू जेड आई टी. जेड तो m बाय n इंटू 1/f इंटू आई इंटू टी. अच्छा क्या दिया गया है यहाँ से, Cl2 के बारे में फाइंड करना है. तो Cl2 फाइंड करना है तो 1 मोल और Cl में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ से 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2 हो जाता है. डन. तो ऐसे होगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देयरफॉर 1/2 1/96500. यहाँ पे करंट दिया गया है 100 एम्पियर और टाइम 5 आवर्स है तो 5 इंटू सेकेंड्स हो जाएंगे 3600. यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो m इज इक्वल टू आप लोगों को मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 9.32 मोल्स जितना मिलेगा. अब आप लोगों को मोल कंसेप्ट पता है कि अगर एट एनोड 1 मोल ऑफ ए गैस लिबरेट हो रहा हो तो वॉल्यूम कितना हो जाता है 22.4 लीटर. तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर. देयरफॉर 9.32 इज इक्वल टू हाउ मच. तो यहाँ पे क्या करो 22.4 इंटू 9.32. तो आंसर आप लोगों को फाइनल जो है वो मिलेगा 208.91 लीटर. सिंपल. ये सभी सम्स 2, 3, 4 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ. थैंक यू एंड वेरी मच.